आज हम पढ़ेंगे अमोनिया गैस को। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली को चेक करता हूं तो अमोनिया गैस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। एग्जाम में भी काफी ज्यादा अमोनिया से क्वेश्चन आते हैं। तो अमोनिया सबसे पहली बात है कि प्राप्त कहां से होती है। तो हम जानते हैं बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, जमीन पर, और बहुत सारे वायुमंडल में भी। नाइट्रोजन युक्त इन पदार्थों का जब भी अपघटन होता है, चाहे वह जल अपघटन हो या क्षारीय अपघटन, इन दोनों प्रकार के अपघटन पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। फिर से इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि अमोनिया गैस को प्राप्त करने का मुख्य सोर्स क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर और वायु पर नाइट्रोजन युक्त कई कार्बनिक यौगिक हैं या अकार्बनिक यौगिक भी हैं। जब उनका जल अपघटन होता है या क्षारीय अपघटन होता है तो इन दोनों प्रकार के अपघटन से अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमोनिया गैस को बनाने की विधियां। फिलहाल अमोनिया गैस का फॉर्मूला तकरीबन सभी को पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं लिखे देता हूं। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन 3 के रेशियो में और नाइट्रोजन 1 के रेशियो में रहता है। अभी आगे स्टार्ट करेंगे कि अमोनिया गैस को बनाया कैसे जाए। तो अमोनिया गैस को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहली विधि हम लोग पढ़ेंगे जिसको औद्योगिक विधि कहते हैं, हैबर विधि भी कहते हैं उसको, और हाबर विधि अगर लिख देता है तो भी सेम चीज है। कभी कभी हम लोगों के यहाँ हैबर विधि का सचित्र वर्णन भी आता है कि आप चित्र बनाएं और उसका तब वर्णन करें। हालांकि ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग में रहता है ये क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले हैबर विधि से ही अमोनिया गैस बनाएंगे। तो हैबर विधि से अमोनिया गैस को बनाने के लिए जो भी उपकरण हमको सेट करने हैं औद्योगिक विधि में, मैंने उनका एक फिगर बना के रखा है। फिगर की सहायता से इस बात को समझेंगे कि अमोनिया गैस कैसे बनेगी। सबसे पहले ये दो गैस पाइप हैं, जिनमें से एक से हम नाइट्रोजन गैस को अंदर भेजेंगे और एक से हम कौन सी गैस को भेजेंगे, हाइड्रोजन। याद रखने वाली बात है, नाइट्रोजन से अगर 1 लीटर को भेजा है तो हाइड्रोजन कितने लीटर उतने समय पर भेजना है, 3, क्योंकि 1/3 के रेशियो पे हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है ताकि अमोनिया गैस बन सके। अगर आप नाइट्रोजन को ज्यादा कर दोगे तो भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं था। तो हमने दोनों को 1/3 के रेशियो पर भेजा। सबसे पहले कौन सा बॉक्स है, कंप्रेसर बॉक्स, जिसको हम संपीडक बॉक्स भी कहते हैं। ये बॉक्स क्यों यूज किया जाता है, ये बॉक्स यूज किया जाता है ताकि जब भी कभी गैस को अंदर पहुंचाया जाए और हाई प्रेशर पर उस गैस को रखना हो। भाई अपने यहाँ प्रेशर कितना है नॉर्मली यहाँ खुले वातावरण में, 1 वायुमंडल, लेकिन अमोनिया गैस को बनाने के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए था, इसलिए संपीडक कक्ष की आवश्यकता होती है। संपीडक कक्ष करता क्या है, गैसों के प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तकरीबन गैसों का प्रेशर इस दशा में 200 ATM के आसपास रहता है, या जिसको बोल सकते हैं 200 वायुमंडल दाब हो जाता है। अब 200 वायुमंडल दाब सबसे पहले हमें कहां बनाना है, कंप्रेसर या संपीडक कक्ष में। मैंने लिखा भी है कि संपीडक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कितने रेशियो में मिलाना है, 1 और 3 के रेशियो मिलाना है, और इनका दाब लगभग कितना कर देना है, 200 वायुमंडल। तो संपीडक कक्ष का एक कार्य नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को क्या कर देना, बढ़ा देना, नॉर्मल प्रेशर से 200 ATM प्रेशर कर देना। और इस जब 200 ATM प्रेशर हो जाएगा तो हम उस गैस को एक पाइप के थ्रू कहां भेज देंगे, उत्प्रेरक कक्ष में। देखो एरो के साइन से चेक करना, गैस यहां से निकल कर गई, ऊपर नहीं जाएगी, कहां जाएगी, नीचे उत्प्रेरक कक्ष में, क्योंकि ये हाई प्रेशर जो होता है ये रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी रहता है। तो उत्प्रेरक कक्ष में हम इन गैसों को लेके जाएंगे, कौन कौन सी गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को। वहां पर हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक रखेंगे, क्योंकि नाम ये उत्प्रेरक तो पूछेगा कौन सा उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं, तो बेटा हम लोग उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं Fe और MO, जिसमें से Fe जो है वो उत्प्रेरक है, MO क्या है, वर्धक। तो जब मैंने Fe और MO के उत्वर्धक की उपस्थिति में गैस का दाब तो 200 ATM था ही, हमने टेम्परेचर इसका कितना कर दिया, 700 केल्विन। तो 200 ATM प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर पर उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई, अमोनिया गैस बनी। लेकिन यहां पर बच्चों को एक बात और समझने लायक है, क्या समझने लायक है, आपने यहां से जितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भेजे थे आपने पूरी की पूरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया आपस में नहीं की है, समझ रहे हो ना। तो कुछ मात्रा में तो यहां अमोनिया गैस बनी होगी,
लेकिन कुछ मात्रा में अभी भी इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होगी। क्योंकि थोड़ा ऐसा समझते हैं इस बात को, एग्जाम्पल हम लोगों को बेटर समझा सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 100% गैस को इधर भेजा, उसमें से 70% गैस ने अभिक्रिया की, तो 70% गैस अभिक्रिया अगर कर रही है, इसका मतलब 70% ने अमोनिया गैस बनाई। कितने परसेंट ने अमोनिया गैस नहीं बनाई? 30%। तो वो 30% किस फॉर्म में होगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मतलब इस कक्ष में आने के बाद गैसें दो नहीं बल्कि कितनी हो गई? 3। कुछ तो अभिक्रिया करके अमोनिया बनी और बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अभिक्रिया नहीं कर रही थी वो भी तो बचेंगी। हम इन सभी गैसों को क्या करेंगे? आगे भेजेंगे। कहां भेजेंगे? संघनित्र पात्र में। तो इतनी बात तो देखो मैंने उत्प्रेरक कक्ष में पढ़ के सुना दी है। अब हम इस बात को चेक करेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष में रिएक्शन कैसे हुई। तो बेटा उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन होनी है, किससे बेटा होनी है? हाइड्रोजन गैस से। कितना रेशियो पर? 1/3 के रेशियो पर। अब से अगर उत्प्रेरक पूछता है तो Fe, और अगर आपसे वर्धक पूछता है MO, मोलिब्डेनम। पूछा है टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, तो 200 ATM प्रेशर और बेटा 700 केल्विन टेम्परेचर। कुछ बुक्स में 500 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, आप उससे परेशान ना हो। 500 डिग्री सेल्सियस और 700-750 डिग्री सेल्सियस लगभग सेम, केल्विन सेम होता है टेम्परेचर। अभिक्रिया हुई और कौन सी गैस बनी? अमोनिया गैस बनी। तो ये रिएक्शन लिख के हम लोगों को यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में दिखानी थी, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में है अभी भी बहुत सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने आपस में अभिक्रिया नहीं की, तो हम अमोनिया गैस को और बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कहां भेज देंगे? संघनित्र में। संघनित्र क्या करता है? संघनित्र करता है गैस को ठंडा। क्यों? क्योंकि अभी तो गैस का टेम्परेचर 700 केल्विन के आसपास होगा ना, लेकिन हमें उस टेम्परेचर को क्या करना है? ठंडा करना है। हमने जैसे ही गैसों को ठंडा करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मिक्सचर में से कितनी गैसें थी? अब 3, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब इनको इस पंप में ठंडा किया गया तो अमोनिया गैस शीघ्रता से ठंडी हो गई, और क्योंकि अमोनिया गैस शीघ्रता से ठंडी हो गई, ये बदल गई द्रव के रूप में। अभी अमोनिया गैस तो द्रव के रूप में बदल गई, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में बदली नहीं है। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस नहीं बदली है द्रव के रूप में, हम इस गैस को एक दूसरे पात्र में भेजेंगे। यहां भी पंप लिखा है, अर्थात ये भी संपीडक कक्ष है, और ये संपीडक कक्ष फिर से इसके प्रेशर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्योंकि जब गैस उत्प्रेरक कक्ष में आएगी, उत्प्रेरक कक्ष से यहां पर आएगी इधर संघनित्र में, तो उसका प्रेशर भी कैसा हो गया होगा? कम। तो हमें फिर से प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसकी अभिक्रिया, या तो हम इन गैसों को बेकार मान लें, या तो इस गैस का फिर से प्रेशर बढ़ाकर इसको फिर यूज में लाएं, फिर अभिक्रिया करवाएं। तो हमने क्या किया? इसको बेकार नहीं माना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को फिर से बढ़ाया और 200 एटीएम किया, और 200 एटीएम करने के बाद इन गैसों को देखो इस पंप की सहायता से फिर से कहां भेज दिया? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में फिर ये अभिक्रिया करेंगी। जितना भी भाग अभिक्रिया नहीं करेगा उसको फिर से पंप में आ जाएगा, फिर से ये रिवर्स प्रोसेस लगातार क्या होता रहता है? चलता रहता है। अब इस जगह अगर नोटिस करने वाली बात है तो एक कि जब संघनित्र में गैसें आए तो आखिर क्या रीजन था ऐसा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में नहीं बदली, केवल अमोनिया गैस ही द्रव के रूप में क्यों बदली? एक ये पॉइंट भी था। क्यों? संघनित्र में अगर टेम्परेचर कम किया गया था तो तीनों गैसों का किया गया था ना, लेकिन केवल अमोनिया गैस द्रव के रूप में बदली। तो कभी कभी पूछ लेता आखिर क्या रीजन था कि अमोनिया गैस द्रव के रूप में केवल क्यों बदली? उसके 2 रीजन होते हैं। तो उसके 2 रीजन मैं बताता हूं क्या क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन अगर मैं लिखता हूं कारण कि अमोनिया गैस, मैंने इसी लाइन पे लिखना है, देखो कैसे। तीनों गैसों को हमने लिखा ठंडा करने पर केवल अमोनिया कौन से रूप में होती है? द्रवित, जिससे अलग कर लेते हैं। हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पुनः पंप में भेजकर दोबारा अभिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। मुख्य चीज है, आप इसको ध्यान रखें कि क्या कारण है कि अमोनिया ही गैस के द्रव के रूप में बदली, अन्य गैसें द्रव में नहीं बदली। तो फर्स्ट ईयर क्लास का एक आर्टिकल आता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ज्यादा नहीं डिटेल में चलेंगे। क्रांतिक ताप किसी गैस का वो टेम्परेचर होता है कि अगर गैस को क्रांतिक ताप पर फिक्स कर दिया जाए और गैस पर थोड़ा सा क्या लगाया जाए? प्रेशर। गैस को सबसे पहले किस टेम्परेचर पर लाया जाए? क्रांतिक ताप पर। और उस क्रांतिक ताप पर आई हुई गैस पर जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस द्रव के रूप में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी।
अब हुआ क्या, क्योंकि अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप अधिक है। अब अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप अधिक का मतलब है जब भी हम टेम्परेचर कम करेंगे, तो यहां पर जब संघनित्र में टेम्परेचर कम किया, अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप कम था, टेम्परेचर घट घट के आया। सबसे पहले टेम्परेचर किसके क्रांतिक ताप से कम हुआ? अमोनिया के क्रांतिक ताप से कम हो गया। जैसे अमोनिया के क्रांतिक ताप से कम हो गया, अमोनिया कौन से रूप में बदल गई? द्रव रूप। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप उससे भी नीचे था, और वहां तक टेम्परेचर कम करते हुए हम पहुंचा नहीं पाए। हम लोगों ने केवल टेम्परेचर को कितना कम किया? अमोनिया गैस के क्रांतिक ताप से कम कर पाए, इसलिए अमोनिया गैस द्रवित हो गई। लेकिन हम लोगों ने गैस इस टेम्परेचर को संघनित्र के टेम्परेचर को इतना कम नहीं किया। किसके क्रांतिक ताप से कम नहीं किया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रांतिक ताप से कम नहीं किया, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में बदल नहीं पाई। एक तो ये रीजन है कि अमोनिया का क्रांतिक ताप इन दोनों गैसों के क्रांतिक ताप से कैसा था? अधिक। दूसरा रीजन, क्योंकि अमोनिया गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। ना तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, ना हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, इसलिए अमोनिया गैस शीघ्रता से द्रवित होती है। तो अमोनिया के शीघ्रता से द्रवित होने के कितने कारण रहे? 2। मैं ये दोनों कारण यहां लिखता हूं। पहला कारण मैं लिखूंगा अमोनिया का क्रांतिक ताप N2 तथा H2 के क्रांतिक ताप से अधिक होता है। क्रांतिक ताप से अधिक है। पहला तो ये रीजन है। फिर से ध्यान रखना, जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा वो द्रव शीघ्रता से द्रवित हो जाएगी। अगर ये बात ना समझ में आए तो अभी हम एक एग्जांपल दें। देखो, हमने पहले भी बता रखा है, एग्जांपल देने में हम बहुत माहिर हैं। दे दें एग्जांपल। देखो सुनो, एक गैस है ए और एक गैस है। गैस ए का क्रांतिक ताप जो है 40 डिग्री सेल्सियस और गैस बी का क्रांतिक ताप है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब गैस के टेम्परेचर को मैंने कम करना है। हमारे पास अभी टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस। हमने कम करना स्टार्ट किया 50 लाए, 42 लाए। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोनों गैस द्रवित नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस लाए, कौन सी गैस द्रवित हो गई? गैस ए, क्योंकि इसका क्रांतिक ताप पर तो पहुंच गए, तो ये गैस द्रवित हो। अभी कौन सी गैस द्रवित नहीं हुई? बी। क्यों? क्योंकि गैस बी को द्रवित करने के लिए टेम्परेचर और भी कैसा करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या सोचता हूं, इनमें से गैस ए जल्दी द्रवित हो रही थी ना, इसका क्योंकि क्रांतिक ताप कैसा था? अधिक था। जिस गैस का भी क्रांतिक ताप अधिक होगा वो शीघ्रता से द्रवित हो जाएगी। और दूसरा कौन सा मैं लिखूंगा रीजन? दूसरा, अमोनिया गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखती है। बेटा, अन्य कोई भी गैस जो है इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए ये जल्दी से द्रवित नहीं की जा सकती है। अभी इधर की ओर एक और इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इस अभिक्रिया में से, क्योंकि एक चीज मैं और लिखना भूल गया हूं यहां पे, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे। ये गैस को बनाना जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। 700 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि ये गैस को बना रही रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब हम जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर अमोनिया बनाएंगे, ये अमोनिया फिर से डिकम्पोज होकर क्या क्या बनाएगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। जरूरी क्या है? इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आपने प्रेशर क्यों अधिक किया और टेम्परेचर क्यों अधिक किया? आखिर इसका कुछ रीजन तो हुआ होगा। तो उस रीजन को पढ़ते हैं कि अमोनिया गैस को अगर अच्छी अमाउंट में बनाकर तैयार करना, अधिक से अधिक मात्रा में बनाकर तैयार करना है, हम प्रेशर और टेम्परेचर को हाई क्यों कर रहे हैं? तो इस बात को पढ़ेंगे इधर की ओर। क्या पढ़ेंगे? इस आर्टिकल को कभी कभी ऐसे भी लिखता है, कहता है अमोनिया गैस का अधिक उत्पादन के लिए शर्त। अमोनिया गैस के अधिक
उत्पादन की शर्त। बेटा इसको ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये चीज आई है कि अमोनिया गैस अगर आपको अधिक मात्रा में बनानी होती है, आप क्या करते हैं हैबर प्रोसेस में से। तो मैं पहला प्रोसेस लिखता हूं। सबसे पहली चीज, क्लास 11th में फिर चलते हैं, उधर एक रूल था ला चार्टेलियर रूल, या एक नियम और था ला सातेलिए का नियम। इसका नियम क्या था, प्रेशर का इफेक्ट क्या था, मैं पढ़ के सुनाता हूं। बेटा प्रेशर का इफेक्ट पढ़ने से पहले इधर चेक करते हैं। बेटा उत्पाद में मोलों की संख्या कितनी है, अभिकारक में टोटल मोलों की संख्या कितनी है, 3 और 1। ला चार्टेलियर रूल के हिसाब से था कि यदि किसी अभिक्रिया में से आप अभिक्रिया के दाब को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ जाता है जहां मोलों की संख्या क्या होती है, कम। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जहां मोलों की संख्या अधिक कम होती है। फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, मोलों की संख्या किधर कम है, उत्पाद में ना। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग किस दिशा में बढ़ेगा, उत्पाद की दिशा में बढ़ेगा। और क्योंकि उत्पाद की दिशा में बढ़ेगा, अमोनिया गैस कैसी बनेगी, अधिक अमाउंट में बनेगी। तो ला चार्टेलियर नाम के रूल के हिसाब से अगर अमोनिया गैस ज्यादा बनानी है तो प्रेशर भी कैसा करना होगा, अधिक, क्योंकि अधिक प्रेशर पर वेग उस डायरेक्शन में बढ़ता है जहां मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो एक तो सबसे पहली बात, हमें दाब जो चाहिए था, प्रेशर जो चाहिए था, वो दाब कैसा चाहिए था, उच्च चाहिए था। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, उच्च दाब। सेकेंड नंबर बेटा, अब टेम्परेचर की बात। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रीजन आप जानते थे कि बेटा नाइट्रोजन गैस अगर मैं चेक करता हूं, एक प्रकार की कैसी गैस थी, अक्री गैस। आपने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन गैस जो है रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है, अक्री। और क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अक्री होती है, इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं करूंगा तो ये हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया भी करने वाली नहीं। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अक्री थी, इसलिए हमने इसका टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, और तब इसने हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन की। तो अगर कभी हमसे पूछता है, अगर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाने के लिए नाइट्रोजन पर टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, तो हम बताएंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करती है नाइट्रोजन गैस किसी भी दूसरी गैस से, इसलिए हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करने के लिए टेम्परेचर को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो एक और सेकेंड पोजीशन पर हम लिखेंगे उच्च ताप। तो अगर हमसे कोई ये विषय पूछता है कि अगर अमोनिया गैस का अधिक उत्पादन करना है, कौन कौन सी शर्तें रहनी चाहिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। हाँ, एक और शर्त बताई जा सकती है। क्या शर्त बताई जा सकती है, कि हमें उत्प्रेरक भी चाहिए। अगर हम उत्प्रेरक को यूज में नहीं लाते हैं तो भी रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है और अभिक्रिया की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये तीन चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अगर कभी भी कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि अमोनिया गैस के अधिक उत्पादन के लिए हैबर विधि में क्या क्या चेंज लाने चाहिए, हम 3 चेंज बताएंगे, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो एक काम कर लेते हैं, इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं अगले आर्टिकल को। तो अमोनिया गैस को बनाने का हैबर प्रोसेस हो गया। अभी एक काम करते हैं, इस बात को चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा था कि पृथ्वी पर या वायुमंडल पे भी अमोनिया गैस मिलती है। हमें क्यों अमोनिया गैस मिलती है, क्योंकि पृथ्वी पर और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, अगर उनका अपघटन कराया जाए तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अच्छा, पृथ्वी पर एक पदार्थ तो आप जानते होंगे, हम यहां लिखे भी देते हैं कि इस बार हमको अमोनिया गैस कहां से प्राप्त करनी है, पृथ्वी से। वैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखता हूं कितने लोग इसको जानते हैं। NH2CONH2 काहे का फॉर्मूला है, यूरिया का। अगर बेटा यूरिया का जल अपघटन करवा दिया जाए, अब बात हो गई सर जी यूरिया का जल अपघटन कैसे, आप ये तो सभी जानते हो, यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, एक बात देखो इसको यहां से भी तैयार रखो, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और यही रीजन है कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आप एक यूरिया उर्वरक आता है, उसका छिड़काव खेतों पर करना अनिवार्य रहता है।
रीजन है कि जो भी छोटे पेड़ पौधे होंगे उनको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और वो नाइट्रोजन जो होगा पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब वो नाइट्रोजन हम दें कैसे उस पेड़ पौधे को, क्योंकि हमारे पास गैस तो है नहीं नाइट्रोजन, तो हम किसी ऐसे कंपोनेंट को दें जिससे अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों को मिल सके उचित मात्रा में। तो नॉर्मली से क्या होता है, उर्वरक हम लोग लाते हैं जिसका नाम है यूरिया, और इसको खेतों में डाल दिया। इसके बाद जब नमी आई खेत में या पानी हम लोगों ने उसको सिंचाई की, तो वो यूरिया जो है वो किससे रिएक्शन करेगा, जल से। और जल पर घुलकर करेगा कैसे, डिकम्पोज करेगा। किसको, यूरिया को। कैसे डिकम्पोज करेगा, तो बेटा मैं देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ये इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा उसको भी चर्चा करते हैं। जल को बेटा क्या लिख सकते थे, HOH लिख सकते थे। अगर HOH लिखेंगे तो हम इस पार्ट पर H, यहां पर क्या लिखेंगे, OH। ऐसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर H और यहां OH। अभी तक दिमाग में किसी किसी के आ चुका होगा, सर जी ने ये क्या कर रखा है, हम H इसको दे देते तो काम ना बनता हमारा। ऐसा भी दिमाग में आ जाता है कभी कभी, और ऐसा दिमाग में आना भी चाहिए। आखिर क्या रीजन रहा कि सर ने इधर की ओर H लिखा, यहीं अंदर की ओर OH लिखा। पहले क्रिया कंप्लीट करवा लेते हैं फिर बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। बेटा NH2 को ये H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NH3। इस NH2 को ये H मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अभी हम एक काम करेंगे, बीच वाले केमिकल कंपाउंड को भी चेक करेंगे क्या बन के तैयार हो रहा है। बेटा जरा देखो H2C और O कितने हो गए, 3, H2CO3। लेकिन बेटा तभी तुमको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन को चेक कर रहे थे, हमने कहा था कि आप H2CO3 को नहीं लिख सकते, आप H2CO3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आपने बताया H2O+। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आखिर हम लोगों ने इधर H लिखा, यहां अंदर की ओर H क्यों नहीं लिखा। तो बेटा अभी चेक करेंगे, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है किसके किसके बीच में बना है, C और N के बीच में। क्योंकि N की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होती है, बॉन्ड N की ओर डिस्प्लेस होगा और N पर आंशिक रूप से ऋणावेश रखेगा, और C पर आंशिक रूप से कैसा आवेश होगा, धनावेश। अब जब आप जल से विक्रिया करवाते हो तो जल में H+ और OH- होता है ना। अभी चेक करके बताओ इस बात को, C पर प्लस चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो देखो C के पास किसको रखा है, OH, और N किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज है N पर, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, H+ को। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के दौरान NH2 को H मिलेगा और CO वाले पार्ट को क्या मिलेगा, OH। ये पहला ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम खेतों से यूरिया को डिकम्पोज करते हुए कौन सी गैस बनाते हैं, अमोनिया, और उस अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त करके पेड़ पौधों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अभी चलेंगे, अगर हमें प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाना हो तो हम क्या करें, प्रयोगशाला विधि। बेटा प्रयोगशाला विधि में तो एक बात हमेशा के लिए फेमस है, इसको चेक कर लेते हैं। क्या, अगर हमारे पास कोई अमोनियम साल्ट है और उसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस से बेस का मतलब क्षार, हमारे पास अमोनियम साल्ट है, अगर हम उसकी अभिक्रिया किसी क्षार से करवा देते हैं तो बेटा फिर कंफर्म है कि कौन सी गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी और कुछ अदर कंपाउंड बनेंगे। तो ये रिएक्शन है एक प्रकार की जिसको हमें हमेशा मान करके चलना है। ये रिएक्शन जनरल पैटर्न पर लिखी है। हमारे पास कोई भी अमोनियम साल्ट होगा, वो अमोनियम साल्ट जब किससे रिएक्शन करेगा, किसी बेस से, वो क्या बनाएगा, अमोनिया गैस, और साथ में अदर कंपाउंड भी बनाकर तैयार करेगा। हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं इस पर बेस्ड। जैसे पहली रिएक्शन अमोनियम साल्ट, बेटा हमारे पास एक अमोनियम साल्ट है NH4OH, सॉरी NH4Cl, और हम इसकी रिएक्शन किससे करवाने, किसी बेस से, क्षार से। तो जनरली लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है क्षार में से कि NaOH। बेटा विक्रिया करवाओगे, टाइप ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, NH4 पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव, Na पे पॉजिटिव चार्ज और OH पर निगेटिव। अच्छा ये बताओ कि Na किससे रिएक्शन करेगा,
Cl से, तो पहला कंपाउंड बन गया Na, ये बेटा अदर कंपाउंड में गया। ध्यान से देख करके बताओ, ये अगर NaCl से रिएक्शन कर लेगा तो NH4 किससे अभिक्रिया करेगा? अब तुम लोगों को इस बात पता है पहले से कि NH4OH हमको लिखना नहीं है। NH4OH को हमको क्या लिखते थे? NH3 प्लस H2O, क्योंकि NH4OH जो है ये एक नॉन स्टेबल कंपाउंड है और ये अमोनिया गैस से अलग होकर, अमोनिया गैस अलग हो गई और जल बना लिया इसने। देखो इस रिएक्शन पर पूरा बेस्ड है, ये अमोनिया गैस और ये है अदर कंपाउंड की जगह पर। अभी बात आती सर जी क्या इसके अलावा दूसरा कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते थे? कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक और पदार्थ है NH4 का होल ट्वाइज SO4, और इसकी अभिक्रिया बेटा हमें करवानी है CaOH के होल ट्वाइस से। अभिक्रिया दो माध्यमों में करा सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ जाए उस माध्यम से अपना नोट कर लेना, दोनों ठीक लगे दोनों माध्यम से कर लेंगे। बेटा SO4 किससे रिएक्शन करेगा? Ca से। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या बनेगा? CaSO4। बेटा सोच समझ के बताता ना, NH4 कितने हैं और OH भी कितने हैं? एक NH4 एक OH के साथ मिलकर NH4OH बनाता था, इस बार दो NH4 दो OH के साथ मिलकर 2NH4OH। तो क्या बेटा 2NH4OH को लिखना चाहिए? नहीं, 2NH4OH की जगह पे क्या लिखना चाहिए? 2NH3 प्लस 2H2O। किसी व्यक्ति को अगर इस रिएक्शन से प्रॉब्लम आने लगती है तो हम जस्ट उसके सामने एक रिएक्शन और लिखते हैं। बेटा SO4 लिख दिया। NH4 कितनी बार है? तो हमने इसको ऐसे लिखा है NH4 NH4, ये हो गया NH4 का होल ट्वाइज SO4। CaOH को होल ट्वाइज, तो Ca यहां लिखा, OH दो बार है ना, एक बार OH ऊपर और एक बार OH नीचे। ये वाले केमिकल कंपाउंड एक साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कंपाउंड करेगा तो क्या बना के तैयार करेगा? CaSO4। अभी मैं रिएक्शन को चेक करूंगा। बेटा NH4 किससे रिएक्शन करेगा? OH से। क्यों करेगा? NH4 पर कैसा चार्ज होता है? OH पर माइनस, NH4 पर प्लस, OH पर। एक NH4OH ऊपर बनेगा, एक NH4OH। इसका मतलब जब ये डिकम्पोज होगा तो दो NH3 और 2H2O मिलकर तैयार होंगे, तो 2NH3 प्लस 2H2O ऐसा भी कंपाउंड मिलकर तैयार होता है। तो एक रिएक्शन, इसको अगर ऐसे चेक करेंगे तो इस टाइप से रिएक्शन हो गई। अभी एक काम और करेंगे कि एक रिएक्शन को और बनाकर देखते हैं। कहता है अमोनिया गैस बनाई जा सकती है अगर आपके पास धात्विक नाइट्राइट है, धात्विक नाइट्राइड के जल अपघटन से। बेटा इसको ध्यान देना, धात्विक नाइट्राइड का जल अपघटन। हमारे पास एक धात्विक नाइट्राइड का जल अपघटन है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब किसी व्यक्ति को इस बात से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Mg3N2 बना कैसे। स्वाभाविक भी है बेटा, मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। नाइट्रोजन का 7 होता है 2,5, क्योंकि इसका अष्टक तब बनेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा Mg3N2। वैलेंसी ध्यान रखनी है तुमको, वैलेंसी ना याद रख पाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसका जल अपघटन करवा दें, अब रिएक्शन को ध्यान देने वाली बात है बेटा। अब यहां पर अगर दिमाग सही ढंग से सेट कर लिया तो हो गया काम। वैसे मैग्नीशियम धातु है ना, तो इसकी वैलेंसी +2, नाइट्रोजन अधातु है, वैलेंसी -3। ध्यान रखना इस बात को। अब क्रिया किससे होनी है? जल की। जल में H पर कैसा चार्ज होता है? प्लस, और OH पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। पहली चीज, अगर अभिक्रियाएं आपस में होंगी तो क्योंकि H पर प्लस चार्ज है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? N के साथ। ध्यान देने वाली बात है, N पर ट्रिपल माइनस चार्ज है जबकि H पर 1 प्लस चार्ज है। क्या अकेला H N से रिएक्शन कर सकता है? कितने H चाहिए? मतलब एक नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आगे चलते हैं। Mg की वैलेंसी कितनी थी? 2। ध्यान से देख के बताओ, OH पे माइनस चार्ज कितना होता है?
क्या अकेला OH Mg को संतुष्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये -1 यहां से लेकर के जाएगा और Mg कहेगा हमारे पास 2 की डिमांड है, तो हम OH कितने देंगे? 2 देंगे। तो यहां बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। बेटा रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, कैसे बैलेंस करेंगे? Mg 3 है, 3 कर दिया। अभी थोड़ा सा और चेक करेंगे, नाइट्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और O को चेक करना होगा तो बेटा 6, रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन इससे एक और चीज देखो, मैं फिर से बताता हूं एक और अभिक्रिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, इसका तो काम चल गया। अगर हमारे पास सोडियम नाइट्राइड आ जाता है Na3N, और इसका जल अपघटन हो जाता है, बेटा Na पर प्लस चार्ज 1 होता है और N पर ट्रिपल चार्ज माइनस होता है, H पर प्लस चार्ज 1, OH पर माइनस चार्ज 1। यार क्या कहते हो, N ट्रिपल माइनस रखता है ना, तो ये रिएक्शन किससे करेगा? H प्लस से। एक N के पास कितने H होने चाहिए? 3, तो NH। अच्छा बताओ Na किससे रिएक्शन करेगा? Na और OH के बीच का कोई फॉर्मूला पता है आप लोगों को? NaOH। अब रही बात रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो भैया बैलेंस कर लेना। जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो बेटा अमोनिया गैस को बनाने के बाद पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात तो अमोनिया गैस एक तीव्र गंध वाली गैस है। अभी इसको एक चीज और ध्यान रखना है, तुम लोगों ने विक्स इनहेलर देखा है? सर्दियों के मौसम में जुकाम वगैरह हो जाता है, आप इसको सूंघते हो, क्या समझते हो? अमोनिया गैस ही उसमें होती है, लेकिन अमोनिया गैस की मात्रा कैसी होती है? बहुत कम। आप उसको सूंघ लेते हो, वो थोड़ी सी अंदर क्या कर देता है? सफाई कर देता है, और श्वास ग्रहण करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती उस समय। तो ध्यान रखना उसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है इसको। तो अमोनिया गैस तीव्र गंध वाली गैस है। एक और चीज चेक करेंगे, कहता है अन्य गैसों की अपेक्षा अगर मैं चेक करता हूं, अमोनिया गैस का गलनांक भी अधिक होगा, क्वथनांक भी अधिक होगा, और बेटा इसकी जल में घुलनशीलता भी उच्च होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पूछता है बताओ ये आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गलनांक भी अधिक जा रहा है, क्वथनांक भी उच्च जा रहा है और जल में घुलनशीलता भी अधिक है, तो बेटा इन पूरे तीनों रीजन का मात्र एक ही हम समझ सकते हैं कारण हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे कभी भी पूछेगा अमोनिया गैस का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक है अन्य गैसों से, क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कहेगा क्वथनांक इसका अधिक है, क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है, क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर देखा जाए एनटीपी पर, 1 लीटर जल में 1300 लीटर अमोनिया गैस को घोला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गैस की जल में घुलनशीलता ये सबसे अधिक है, इससे अधिक कोई भी गैस मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जो घुलेगी। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है अमोनिया में, इसलिए अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील भी है। अभी आगे पढ़ेंगे, कहता है अमोनिया की संरचना कैसी होती है? पिरामिड के आकार की होती है। देखो मैं बताता हूं, अमोनिया के फॉर्मूले को तुमने देखा होगा, यहां लोन पेयर अवेलेबल रहता है, एक बॉन्ड यहां की ओर, एक बॉन्ड इधर की ओर, और एक बॉन्ड कुछ ऐसा बना होता है बुक में। अब बुक में तो ऐसा बॉन्ड बना है, हम कैसे समझे? तो बेटा ऐसा बॉन्ड है, देखो कुछ ये बोर्ड पर बॉन्ड, ये बोर्ड पर बॉन्ड, और ये बॉन्ड है बोर्ड से कहां की ओर? आगे की ओर। कुछ इस प्रकार से देखा जाए तो 2 बॉन्ड इस प्रकार से जुड़े हैं, तो 2 बॉन्ड के जुड़ने के बाद एक बॉन्ड जुड़ा है बोर्ड से कहां की ओर? आगे की ओर। अभी सोचो 2 बॉन्ड ऐसे हैं और एक बॉन्ड यहां आगे की ओर जुड़ा है, तो ये आकृति कैसी बन गई? पिरामिड की आकार की। क्योंकि ये आकृति पिरामिड के आकार की हो गई, तो हमने इस आकृति को क्या नाम दिया कि ये पिरामिड के आकार की आकृति होती है, पिरामिडी आकृति भी आप इसी को कहते हो। फिर से दोबारा से, बॉन्ड कैसे हैं? 2 बॉन्ड इस प्रकार से हैं और एक बॉन्ड बेटा इस प्रकार से आगे की ओर है। अगर इस चीज को चेक करेंगे तो ये पिरामिड के आकार का नहीं लगता आपको? क्योंकि पिरामिड के आकार का लगता है, हम इस संरचना को कहते हैं पिरामिडी संरचना होती है अमोनिया की। अच्छा, अमोनिया की पिरामिडी संरचना में से एक और चीज चेक करेंगे, कहता है अमोनिया का अगर जलीय विलयन मैं चेक करता हूं तो अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है, अर्थात किन्हीं भी 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल, वो बेटा होता है 180
7 अगर मैं इसको चेक करता हूं कि इसकी बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, तो बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड की लंबाई होती है 101.7 पिकोमीटर। तो ये अमोनिया के बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। अभी मैं बात करूंगा, आगे की ओर चलेंगे तो, क्योंकि हमने एक लाइन पर यहां पर लिख रखा था कि अमोनिया गैस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। चेक करेंगे अमोनिया गैस क्षारीय क्यों है। आखिर आपसे पूछ लिया कि कैसे सिद्ध करोगे कि अमोनिया गैस क्षारीय है। तो जब भी कभी किसी पदार्थ की प्रकृति आपको नहीं पता होती थी, आप उस पदार्थ को कहां पर घोल देते थे। तो आज हम भी जल से अभिक्रिया करवाएंगे अमोनिया की, और इस बात को चेक करेंगे। लेकिन बेटा अब क्योंकि हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, ये अमोनिया गैस के कौन से गुण हैं, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में से अगर रिएक्शन चेक करते हैं, यहां से लिखते हैं अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3, जल का फॉर्मूला HOH। जब रिएक्शन हुई, NH3 ने HOH से रिएक्शन किया और एक कंपाउंड बनाकर तैयार किया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये जल में घुला हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में ब्रेक भी होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में ब्रेक होता है तो NH4 पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव। हालांकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन क्योंकि अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो ये ध्यान रखोगे, अमोनिया गैस का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। ऐसे भी बता सकते हैं कि जब अमोनिया गैस को हमने चेक किया, अमोनिया गैस के संरचना सूत्र पर नाइट्रोजन परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया गया, और जिस भी कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लुईस संकल्पना के आधार पर वो पदार्थ प्रकृति में कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्योंकि जिसके पास लोन पेयर पाया जाएगा, वो लोन पेयर क्या कर सकता है, दान कर सकता है, और जो लोन पेयर दान कर सकता है वो प्रकृति में कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो एक तो इसको ऐसे आसानी से पहचान सकते हो आप लोग। अभी नेक्स्ट नंबर लिखेंगे कि अगर हमें और भी अमोनिया का नेचर जानना होता, हम कैसे पता करते। तो बेटा अमोनिया गैस के अगर क्षारीय नेचर को जानना है, तो हम अमोनिया अगर क्षारीय नेचर में है तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, अम्ल से। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूं अम्ल से क्रिया। अगर अम्ल से क्रिया करवाओगे किसी भी, तो बेटा कोई अम्ल याद है आप लोगों को, आसान सी चीज है। अगर अमोनिया गैस में से कोई भी अम्ल की बात आती है, सबसे पहला अम्ल आप क्या रखते हो, HCl। हाँ, H2SO4 भी। अब रिएक्शन देखो ऐसे हो सकती है, या तो बच्चे इसको ऐसे तैयार कर लें, NH3HCl से अभिक्रिया करेगा तो पहले ही बना डालेगा NH4Cl। एक और मेथड था, तुमको याद है वो मेथड, कि जब हम ये कह देते थे कि HCl जो है वो आयन में टूट सकता है, NH3 आयनों में टूटता नहीं है, तो हम इसको NH3 को काहे में घोलते थे, वाटर एडिशन रिएक्शन था। चेक करके बताओ, वाटर एडिशन अगर रिएक्शन है तो जल में घुलेगा तो बनाएगा NH4OH। अच्छा बताओ, NH4OH अगर जल में घुल के बनाएगा तो ये तो आयन में टूट सकता है, सोच समझ के बताना। NH4 पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये किससे विक्रिया करेगा, Cl से, और OH किससे विक्रिया करे, इसमें तो जल भी बनेगा, लेकिन जल लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे जल, क्योंकि वो तो हम ही ने मिलाया था। तो आप वाटर एडिशन रिएक्शन का फॉर्म लगा के भी अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते थे बिना किसी परेशानी से। अभी आगे क्या क्या बोलता है कि एक और रिएक्शन एसिड से दिखा देते हैं। तो अमोनिया की अभिक्रिया किससे करवा दिया जाए, दूसरे अम्ल से। तुम लोग कह रहे थे H2SO4 से करवाने के लिए। नॉर्मली अगर आप लगाना चाहो तो हम ऐसे बता दें कि NH3 का होल ट्वाइज, सॉरी NH4 का होल ट्वाइज SO4। या फिर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि सर जी ऐसा तो हमको कम समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, H2SO4 को आयन में ब्रेक कर सकते हो ना, H2SO4 को ब्रेक करोगे तो H पे प्लस आयन है SO4 पर। अच्छा, H कितने हैं, तो दो जगह H प्लस आयन लिख दे। बेटा इसको जल में घोलोगे, पूरा डिटेल में नहीं। NH3 को जल में घोला था, क्या मिला था आपको, और NH4 आयन कैसा, कौन कौन सा बना रहा था आयन, NH4 प्लस और OH पर माइनस। चेक करके बताओ, NH4
प्लस चार्ज जो है वो किससे रिएक्शन करेगा? SO4। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन करता। वाटर एडिशन याद आ रहा है ना अभिक्रिया? अच्छा क्या कहते हो तुम लोग, इस पर एक प्लस चार्ज, इस पर डबल माइनस चार्ज है, क्या अकेला अमोनियम SO4 के साथ भेजना ठीक रहेगा? नहीं, दो अमोनियम को वहां भेजते हैं, तो NH4 का होल ट्वाइज SO4। अब पूछेगा सर जी H की अभिक्रिया OH से करवा दो बेटा, H की अभिक्रिया OH से करवाओगे क्या बनेगा? जल। और यार ये बताओ इसको आयन में तोड़ने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया था? जल मिलाया तो था, तो हम उस जल को क्या कर रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जल तो हमने मिलाया था अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए, अभिक्रिया में थोड़ी जल था। हाँ, रिएक्शन को बैलेंस करते समय यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 2 का। तो उस सिचुएशन पर भी क्योंकि अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण। अगर अमोनिया गैस अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना रहा है, साफ रिप्रेजेंट है कि अमोनिया में क्षारीय प्रकृति है, तब तो वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। अगर अमोनिया में क्षारीय प्रकृति नहीं होगी तो वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाएगा, अन्य चार्ज कुछ बना डाले। क्योंकि अमोनिया अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है, और हमको ऐसा नियम पता है कि जब भी किसी क्षार की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? अम्ल से, तो वो एक चीज जरूर बनाता है, क्या? लवण। तो अम्ल की जगह पे तो अम्ल रखा है, क्षार की जगह पर कौन आ रहा है? अमोनिया। तो मैं समझ गया कि इस जगह पर क्षार का काम कौन सी गैस करेगी? अमोनिया गैस करेगी। तो अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन बेटा एक बात हमेशा दिमाग में इसको बना करके रखना, जब तक अमोनिया गैसीय रूप में है वो अपने क्षारीय रूप को दिखा नहीं पाए। कोई भी पदार्थ क्षारीय कब होता है? जब वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH आयन देता है। अमोनिया अगर गैस के फॉर्म में होगी और वो जल में नहीं घुली होगी, क्या बेटा वो क्षारीय है? नहीं। तो हम कभी का ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, शुष्क अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? कहोगे सर जी कोई प्रकृति नहीं है। हम कहते हैं नम अमोनिया की प्रकृति। नम का मतलब उसको जल में क्या किया गया है? मिलाया गया है। अब जल में मिलकर इसने हाइड्रोक्सिल आयन दिए होंगे, और अब इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। हालांकि अमोनिया गैस के और भी रासायनिक गुण अभी रह गए हैं, लेकिन आज इतने ही रखेंगे, इनको नोट कर लेते हैं, बाकी कल के दिन पढ़ेंगे फिर।